मैं हूं तमन्ना। नेताओं का काम है कि वो जनता की बात करें, लेकिन क्या हमारे जनप्रतिनिधि नोटबंदी से पैदा हुए संकट में जनता का साथ वाकई दे रहे हैं? क्या विपक्षी पार्टियां नोटबंदी को लागू करने के खराब तरीके पर सरकार को घेर पा रही है, या फिर वो प्रधानमंत्री पर निजी हमले करने में लग गई है? दूसरी ओर क्या सरकार और सत्ताधारी पार्टी नोटबंदी से हुई परेशानी को मानने को भी तैयार है? जो मौत हुए उनको वो डिनाई कर रहे हैं अब तक, या वो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं या नहीं? ऐसा लग रहा है 13 दिन के बाद कि जनता अभी भी त्रस्त है और इनकी परवाह कोई भी नहीं कर रहा है। $500 और 1000 के नोटों की अकाल मौत का आज 13वां दिन यानी 13वीं है, और नोटबंदी को लेकर संसद के भीतर और बाहर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में आज हंगामा इस बात को लेकर शुरू हुआ कि नोटबंदी की वजह से मारे गए 70 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष हंगामा करने के बहाने तलाश रहा है। ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, वो भी जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन है। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिस्टर्ब करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। दूसरी ओर संसद के बाहर भी विपक्ष का हमला जारी है। ये जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लिया है, 3-4 लोगों को बता के ले लिया है, ये प्लानिंग नहीं की कि क्या होगा, लोगों का किनका नुकसान होगा, किसानों का क्या होगा। दे आर कंफ्यूज्ड, नो प्रिपरेशन, नो प्लानिंग, नो प्लान ऑफ एक्शन। Even again I will say that if you allow your central sector to run, you allow state sector to run also. Already our finance, our economy of the state is being destroyed. नोटबंदी के 13 दिन बाद बैंकों के सामने कतारें थोड़ी कम जरूर हुई हैं, लेकिन दिक्कतें अभी तक जारी हैं। नोटबंदी की वजह से अब तक 70 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, लेकिन इनकी किसे पड़ी है? जो लंबा लाइन बनाई गई है, वो लंबा लाइन में आधे से आधे लोग तो मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी के प्लान थे, वो वहीं पे लगे हैं लंबा लाइन बनाने के लिए। आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र हित में निर्णय लिया, उसका विरोध करना हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते। एक तरफ नोटबंदी से जनता जूझने में लगी है, तो दूसरी तरफ राजनीति में मशरूफ नेता। ऐसे मुश्किल वक्त पर जनता को सार्थक कदमों की जरूरत है, या सिर्फ सियासी लफाजी की? ब्यूरो रिपोर्ट। क्या आज नेता जनता की बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, जो तकलीफें हैं उनके साथ है, या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? यह बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं आज आवाज अड्डा में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर इस पोल में अपनी राय बताएं, और इसका जो जवाब है हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत तक। आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट। आवाज अड्डा में हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया से बात होगी, पूर्व बैंकर और आम आदमी पार्टी के नेता मीरा सन्याल हमारे साथ हैं, एसकेए एडवाइजर्स के चेयरमैन सुनील अलग आज जुड़े हैं हमारी डिबेट में, राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका। नरेंद्र तनेजा जी, जो लोग मरे हैं या जिनकी मृत्यु हुई है और वो नोटबंदी से लेना देना है उसका, या तो किसी ने आत्महत्या की है क्योंकि पैसे नहीं मिल पाए, या लाइन में किसी का दम घुट गया, क्या इनको एक्नॉलेज भी नहीं करेगी आपकी सरकार कि इस वजह से लोगों की मौत हुई है? क्या आप मानते हैं कुछ लोगों की मौत हुई है? देखिए, अगर किसी को कोई तकलीफ हुई है, असुविधा हुई है, या किसी को जो है जैसे आपने कहा कि उनका जीवन उसमें चला गया है, तो उसको लेकर के सरकार संवेदनशील है। बिल्कुल, इसमें तो मुझे लगता है कि ये कहना कि सरकार संवेदनशील नहीं है, जो संसद में लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है देखिए इतना बड़ा ये कदम है और इतना बड़ा परिवर्तन है आम आदमी के लिए कि ये मतलब शॉर्ट टर्म पेन है। अगर लॉन्ग टर्म गेन आपको चाहिए, शॉर्ट टर्म पेन है। जिस तरह से हमने देखा कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में कुल मिला के 12 लाख करोड़ के स्कैंडल हुए, 12 लाख करोड़, तभी तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड, आपने सवाल किया, एक सेकंड,
एक सेकंड आप सवाल सुनिए। आप नहीं, आपका सवाल जो था उसका जवाब तो सीधा सीधा हाँ है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, मेरा सवाल भारतीय जनता जैसी मेरा पार्टी सवाल है कि क्या आप एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, एडमिट करते हैं कि नोटबंदी की वजह से जाने गई हैं? अगर हाँ, तो आपका क्या आकलन है, कितनी जाने गई हैं? तमन्ना, आप जो पार्लियामेंट में जो लोग बहस कर रहे हैं, आप उनके शब्द बोल रही हैं। समझिए, हमने क्या पार्लियामेंट में बहस करी है हर मुद्दे पे, इस पे भी बहस करी। क्या लोग मरे हैं इसकी वजह से, और अगर हाँ तो कितने? सिंपल सवाल है सर। तमन्ना जी, हमको इस बहस में शामिल कीजिए। आपको मैं इसी का जवाब दे रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों ने बात, एक व्यक्ति ने ये बात उठाई, आप वो उनको कोट और अनकोट करके मुझसे प्रश्न कर रही हैं। नहीं, उनको मैं कोट नहीं कर रही हूं, उनका फिगर 70 है। मेरे पास कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। कोट करिए। आपका फिगर क्या है? मेरे पास कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, क्योंकि हर पेपर, हर न्यूज़पेपर अलग फिगर गिना रहा है। इसलिए मैं सरकार के प्रतिनिधि से पूछ रही हूँ, क्या है ऑफिशियल फिगर? तमन्ना, आप सुनिए, आपने कहा ऑफिशियल फिगर। हमने कहा है कि पार्लियामेंट बहस करने के लिए होती है, अरबों रुपया खर्च होता है। इन प्रतिनिधियों को इसी के लिए उनको चुना गया, इस विषय पे जिसमें ये जो आप प्रश्न आ रही है, इसको लेकर के सब पे सरकार बहस करने को तैयार है। लोकसभा में आइए, बहस करिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा हर बात को लेकर के। लेकिन वो लोग जिन्होंने जो है तमाम करोड़ों अरबों रुपया गरीब जनता का अपनी जेब में डाल लिया था, वो बहस नहीं चाहते। क्यों? उनको ये कांग्रेस पार्टी जिसने 12 लाख करोड़ के स्कैंडल करे उत्तर प्रदेश के अंदर हर बाशिंदा। एक सेकंड तमन्ना, एक सेकंड मुझे बोलने का मौका दीजिए। ओके तमन्ना, लेट मी कंप्लीट जी। उत्तर प्रदेश में हर बाशिंदा, हर परिंदा जानता है वहां टिकट कैसे बिके और बिक रहे हैं बसपा के द्वारा। समाजवादी पार्टी का असली झगड़ा रुपयों का, ये पैसा जनता का है और जनता को वापस दिया जाएगा। लोगों के पेट में दर्द है। मैं सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, संसद को नहीं चलने दे रहे। सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, कितने लोगों की जान गई है? सिंपल सवाल मैं पूछ रही हूँ, सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। अरे, आपका सिंपल सवाल कहाँ से आ रहा है मुझे पता है। नहीं, कहीं से भी आ रहा हो कर रही है। नहीं, व्हाट इसके फैक्ट्स क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रहे। सुधींद्र भदौरिया जी, आज आप लोग कह रहे हैं कि 70 लोग। आप अगर प्रश्न पूछ रही हैं तमन्ना, आप प्रश्न पूछ रही हैं, नहीं, अगर 70 लोग आज एक मिनट बोलने नहीं देना चाहते, ये बहस नहीं आई, यहाँ पर भी बहस नहीं करना चाहते उनके साथ। यहाँ पर ये गलत रूप से बोले चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी बहस, एक मिनट सुधींद्र भदौरिया भी बोल रहे हैं। आउट ऑफ टर्न 1 घंटा बोले, कोई 1 घंटा नहीं बोलेगा, इसकी गारंटी तो मैं ले रही हूँ। डोंट वरी, 1 घंटा कोई नहीं बोलेगा, जिसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। अच्छा, एक मिनट, वन एक करके के लोकतंत्र में यकीन करते हैं। आप देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दर्द की बात कर रहे हैं। आप ये बतलाइए, आप और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक हीरा व्यापारी से करोड़ों रुपए का सूट लेकर पहना, और वो करोड़ों रुपए का सूट किसी किसान और मजदूर की मेहनत का नहीं था, उसमें काला धन भी लगा होगा, निसंदेह काला धन लगा होगा। अरबों रुपए के पत्थर, के जो खुद आपने बनाए, उसमें गरीब का पैसा लगा होगा, किसान का पैसा लगा होगा, जो आपने जो हम देख रहे हैं, आप लोग 5-5 करोड़ जो हम देख रहे हैं, वो गरीब का पैसा है भदौरिया जी, वो करोड़ों। ऐसी डिबेट हमको करनी ही नहीं है। तो एक मिनट रुक जाइए, तनेजा जी और सुधींद्र भदौरिया जी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। सुधींद्र भदौरिया जी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। बात समाप्त कर लूं एक लाइन में। मैं एक लाइन में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, कल एक शादी हुई, ये बीजेपी के जनार्दन रेड्डी मंत्री रह चुके हैं, 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया, आज 5,000 रुपया 4,000 के लिए लाइन लग रही है। इनके मंत्री लोग 50 रेड पड़ी है उनके यहाँ, रेड पड़ी है उनके यहाँ। सुधींद्र भदौरिया जी, जनार्दन भदौरिया जी, ना अखबार पढ़ते ना टीवी देखते, एक मिनट सुधींद्र भदौरिया जी, कृपया आप रुक जाइए सर। सुधींद्र भदौरिया जी,
आपकी जो एक लाइन थी वो समाप्त हुई है। जनार्दन रेड्डी के यहाँ छापे पड़े हैं, लेकिन जयवीर शेरगिल छापे पड़े हैं। ओके, नाटक हो रहा है। ओके, पता नहीं, हमें पता नहीं, नाटक हो रहा है, हमें पता नहीं छापे पड़े उसके बाद क्या होगा, वी डोंट नो। रुकिए सुधींद्र भदौरिया जी, प्लीज वेट, एक घंटा, प्लीज वेट, प्लीज ये एक घंटा आप किसी को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जब हम कहेंगे तभी बोलिए प्लीज। जयवीर शेरगिल जी, जो इस वक्त हो रहा है ये वही पॉइंट दर्शा रहा था जो हमने शुरुआत में कही कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, राजनीतिक बातचीत चल रही है नोटबंदी को लेकर, वो जो आम आदमी की सच्चाई है उससे इतनी दूर है, इतना कटा हुआ है। चाहे जो भी पार्टी, और उसमें सर आपकी पार्टी भी शामिल है। ये जो सिंपल सा सवाल मैंने पूछा नरेंद्र तनेजा से, वो ऑफिशियली किसी पार्टी ने नहीं पूछा है। क्या सरकार एक्नॉलेज करती है कि नोटबंदी के कारण किसी की भी मौत हुई है? अगर हां तो कितने लोग? ये सिंपल फैक्चुअल सवाल क्यों नहीं आया है आप लोगों की तरफ से? जयवीर शेरगिल जी। तमन्ना जी, अपनी बात 1 मिनट के अंदर रखूंगा। उम्र में छोटा हूं तनेजा साहब और सुरेंद्र भदौरिया जी से, इनसे निवेदन करूंगा मुझे टोके ना, मैंने इनको नहीं टोका। सबसे पहले तो पूरी इस चर्चा में जब से 8 नवंबर से निर्णय लिया गया है, ना सरकार तथ्य ना ही आर्थिक तथ्य रख पाई है अपने निर्णय के पीछे, और जिस प्रकार लोगों की जानें जा रही हैं उसे सिर्फ एक तकलीफ का लपेटन लगा के कह रही है ये शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग में चली जाएगी, पर वो शॉर्ट टर्म गेन में वो जान वापस नहीं आएगी, वो मां जिसने अपना बच्चा गंवाया वो भी वापस नहीं आने वाला। पहला। दूसरा, किसी ने इस पूरी स्थिति पे खूब लिखा है, वो लिखता है कि इस देश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, देश ने मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, निजाम ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। तो आज सरकार ने क्या किया है? मैं आज 10 दिन हो गए हैं हर चैनल पे डिबेट कर रहा हूं, मेरा एक ही प्रश्न है कि आपने किस तथ्य आधार पे ये निर्णय लिया? आयकर भवन कहता है कि केवल 7,700 करोड़ के काले धन की घोषणा हुई है, जिसमें से 6% काला धन है, कैश जो आता है 400 करोड़। अरुण जेटली जी संसद में कहते हैं केवल 0.02% नकली नोटों का आंकड़ा है जो आता है 400 करोड़। तो 809 करोड़ के पीछे 16 लाख करोड़ की करेंसी खींच ली। दूसरा, आपने पूछा कि विपक्ष ये सवाल क्या पूछ रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने आज संसद में खड़े होकर पूछा कि जो लोगों की इस ट्रेन हादसे में जान गई है, हमने सरकार का समर्थन किया, हम सबने उनको श्रद्धांजलि दी, याद किया, केवल 30 सेकंड और लगेंगे, जो ये 70 जाने गई हैं इसको भी हम एक्नॉलेज करें और श्रद्धांजलि दें। सरकार ने मुंह फेर लिया। नहीं, 70 जाने या कितनी जाने, हर स्टेट में। जयवीर शेरगिल जी, पहला सवाल पूछा, जयवीर शेरगिल जी सवाल पूछा, आप 10 दिन से सवाल पूछ रहे हैं, 10 दिन से आप कह रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं कि किस आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है। ये सवाल आप डिबेट में भी पूछ सकते हैं, अगर आप डिबेट होने दें। कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आए तो सही, नहीं क्यों, वाई प्रधानमंत्री जी आ ही नहीं रहे हैं, वाई प्रधानमंत्री आए, उसका उत्तर देता हूं, श्रद्धांजलि दीजिए। एक मिनट, मैंने टोका नहीं किसी को, मुझे उत्तर दे दीजिए। ठीक है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, नो नीड टू शाउट, सवाल तो सुन लीजिए। कभी आप कहते हैं कि अडजर्नमेंट मोशन के तहत आप डिबेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, वैसे करेंगे तो नहीं करेंगे। तो जब अरुण जेटली जी कहते हैं कि विपक्ष डिबेट करना ही नहीं चाहता है, तो उनका कोई पॉइंट है? डज ही हैव अ वैलिड पॉइंट? जयवीर शेरगिल जी। तमन्ना जी, 3 आंसर्स टू योर 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस वेरी प्रिसाइजली। सबसे पहले हमारी शर्तें क्या हैं और आप फिर मुझे बता दिए हम कहां गलत हैं। पहली शर्त, प्रधानमंत्री घोषणा करने और श्रेय लेने में और तस्वीर खिंचाने में सबसे आगे होते हैं। जिस दिन दिल्ली में धूप ज्यादा हो जाती थी या बारिश ज्यादा हो जाती थी, इनकी मांग होती थी सरदार मनमोहन सिंह संसद में आके बोले। आज इतना बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री खुद, पहली बार स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि प्रधानमंत्री ने खुद ऐसे निर्णय की घोषणा की है। मैं वकील हूं, आरबीआई एक्ट कहता है कि कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई गवर्नर घोषणा करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रेय लेना चाहते थे, तो जब जवाबदेही का टाइम आता है क्यों छुप रहे हैं? अगर कोल्ड प्ले के रॉक, एक मिनट, मैंने किसी को टोका नहीं सर, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट होता है, मनोरंजक प्रोग्राम बंबई में हो रहा है, वहां घोषणा हो रही है, वहां चर्चा चल रही है, पर सांसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, घोषणा नहीं होगी। दूसरा पॉइंट,
हम चाहते हैं कि जैसे इतिहास पहली बारी हुआ, हमेशा ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसे निर्णय लेंगे। आरबीआई एक्ट कहता है वोट हो, इस बात पे चर्चा हो और वोट हो। सरकार कहती है क्यों, अहंकार है इनको, इस बात पे कोई वोट नहीं होगी, हम सिर्फ मोनोलॉग करेंगे, एक तरफा बात और उस चर्चा का क्या फायदा। किस चीज का वोट होगा, नहीं किस चीज पर वोट होगी। इतना समय कांग्रेस को। तनेजा जी मैं आ रही हूँ आपके पास मैं आ रही हूँ। मैंने कहा आपको नहीं समय मिलेगा। आप नहीं, आप क्यों पहले ही अज्यूम कर रहे हैं तनेजा जी, क्योंकि जवाब तो आपको ही देना है, जवाब आपको ही देना है। आपने मुझे 10 सेकंड नहीं बोला। दैट्स नॉट ट्रू तनेजा जी, 10 सेकंड बोल दिया कि आपको 10 मिनट 10 सेकंड नहीं बोले। दैट्स नॉट ट्रू। एक मिनट दे दीजिए, अकेले ही बोलते रहे। गलत बात है। असल में इनको भारतीय जनता पार्टी आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं। हो जाइए, आप 1 घंटा ही बोलेंगे, आपको नॉन स्टॉप। नहीं, एक मिनट आप समय अच्छा, सारे नेता लोग मुझे बताएं कि कभी कभी आप लोग सुनेंगे भी या सिर्फ अपनी बात बोलना चाहेंगे। आप लोग सुनेंगे भी कि सिर्फ अपनी बात बोलना चाहेंगे। पार्टी को अपनी आवाज सुनने का, प्रधानमंत्री तनेजा जी, आवाज सुनने तनेजा जी एक मिनट तनेजा जी, आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि विपक्ष पार्टियां सच में कोई डिबेट कराना चाहती ही नहीं है, लेकिन अगर उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री आकर बोले इस पर, तो क्यों वो मांग गलत है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 3 जो पॉइंट उठाए, पहला सवाल यह है कि जो 12 लाख करोड़ के जो इन्होंने स्कैंडल किए, वो पैसा कहां? आपने पॉइंट पूरे रखने का दिए, हमेशा टोक देते हैं। कितने नोट 500 और 1000 करोड़ के थे? कितने नोट 500 और 1000 करोड़ के थे जो इनके पेट में इतना दर्द हो रहा है? वो गरीब जनता देश की पूछना चाहती है, जो 12 लाख करोड़ के यूपीए 1 और यूट्यूब में स्कैंडल हुए, वो पैसा कहां है? वो 500 और 1000 करोड़ के नोट कहां है? जनता का पैसा कृपया करके वापस कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई मुद्दे हैं, कोई भी मुद्दा हो, पार्लियामेंट में आइए और उस पर बहस करिए। पार्लियामेंट में आप आइए, उस पर बहस करिए। आपने कहा ये गैर संवैधानिक है, कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं गैर संवैधानिक है। या तो आप कोर्ट में जाइए या आप संसद में आके उस पर बहस करिए। जो डेमोक्रेसी का तरीका होता है, संसद में आइए, ये मुद्दे को उठाइए। प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं? 12 लाख करोड़ के आपने स्कैंडल करे, वो पैसा कहां पर रखा आपने? वो 500 के नोट, 1000 के नोट, जो 12 लाख के स्कैंडल इन्होंने 10 साल में करे। प्रधानमंत्री इस पर क्या बोलेंगे संसद में? तनेजा जी, वो जनता को कब पैसा वापस दे रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। तनेजा जी, कांग्रेस के आपने 3 सवालों का और 3 सवाल। एक मिनट, सुधींद्र भदौरे जी, और भी लोग हैं पैनल पर, प्लीज रुक जाइए सर। तनेजा जी, आपने 3 सवाल के जवाब में और 3 सवाल बता दिए, लेकिन जो मेन सवाल था, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आना चाहिए संसद में इस बात पर बोलने के लिए? ये जब संसद में तमन्ना, जब संसद में आवश्यकता होगी किसको जवाब देना, वो आके जवाब देगा। ये वित्तीय मामला है और जेटली साहब आज वित्त मंत्री है, वो बोल रहे थे, उनकी डोमेन है। 70 लोग मर गए हैं इस देश में, 86% मुद्रा बाजार से उठा ली रातों रात, मध्यरात्रि में, अभी तक जरूरत ही नहीं लग रही। कैसा लोकतंत्र है? एक मिनट प्लीज, औरों की भी बात सुन लीजिए, औरों की भी बात सुन लीजिए। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के प्रतिनिधियों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आम जनता की बात मुझे पता नहीं आप लोग कितनी सुनते हैं, लेकिन यहाँ जो आपके को पैनलिस्ट हैं उनकी आप लोग बात प्लीज सुन लीजिए। स्मॉल रिक्वेस्ट। सुनील अलग जी, जिस तरह से सरकार हैंडल कर रही है इस पूरे मामले को, विपक्ष नारेबाजी कर रही है, संसद में अड़ंगा लगा रही है, वो किस हद तक लोगों के पास उनका समर्थन होगा या नहीं, वी डोंट नो, लेकिन जो सरकार का रवैया है, क्या आपके मुताबिक जितनी गंभीर स्थिति है उतनी संवेदनशीलता नजर आ रही है? क्योंकि बहुत सारी कमेंट्री इस तरह की हो रही है, मुझे इसके बाद पूरी बात को डिनाई, दीजिएगा। एक मिनट भदौरे जी, एक मिनट, जो पूरे मामले को डिनाई करने में लगी है कि ऐसा है ही नहीं, एटीएम कहां बंद है, कौन मर रहा है, वो तो बुजुर्ग थे वैसे भी मर जाते हैं। इस तरह की जो काउंटर नैरेटिव है वो क्या सही है आपके मुताबिक? बुजुर्ग ऐसे मर जाते, तमन्ना किसी ने हमारी देखिए, आपकी पार्टी से नहीं कहा, आपकी पार्टी से ये कहा गया आधे लोग जो खड़े हैं वो राजनीतिक पार्टी के। एक सेकंड, कैन आई जस्ट आंसर द क्वेश्चन? यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन एज द कॉमन मैन। मैं कह रहा हूं एक तो बहुत बढ़िया मूव है, बट इट इज गॉट ए लॉट ऑफ फ्लॉज। एक्सिक्यूशन में इन्होंने काफी फ्लॉज हैं। अब देखिए, हर दिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है।
पहले वो उनको अब 2.5 लाख शादी के लिए किया, फिर 25,000 फार्मर्स के लिए किया, अब कह रहे हैं कि 500 रुपए के नोट बीज लेने के लिए क्लियर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज लिसनिंग। ये मैं कोई भी नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट मूव था। देखिए भाई साहब, हम लोग सब चुप से सुन रहे थे, आप जरा हमारी बात भी सुन लीजिए। गवर्नमेंट की जो मूव है, पहले कोई भी नहीं डिस्कस कर रहा है कि ठीक मूव थी कि नहीं। उसके बाद एक्सिक्यूशन में जो फ्लॉज थी वो रोज करेक्ट हो रही है। अगर आप 2-3 महीने के लिए इंतजार करेंगे, देखिए बॉम्बे में तो मैं कह सकता हूं क्लियरली कि लाइंस कम हो रही हैं, कई जगह में लाइंस ज्यादा है, कई जगह में लाइंस कम भी हो रही हैं। तो अब तो ये तो हिसाब किताब जो है, 500 रुपए के नोट भी प्रिंट हो रहे हैं। शुरुआत में करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सीक्रेसी के वजह नहीं किया, इसमें नहीं है। अब द क्वेश्चन इज, रोल बैक तो नहीं होने वाला है। इट्स अ गुड मूव। अब सबको मिलके हमको सजेशंस देने हैं उनको कि भाई अब कैसे इंप्रूव किया जाए। आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, वो तो सब गलत हुआ। चलिए, अब मूव तो है, आ गया है ना। अब आपसे कोई सजेशन आप कंस्ट्रक्टिव दे रहे हैं ऑपोजिशन। राहुल गांधी भी गया आज, सबकी बात सुन के वापस आ गया, कह रहे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप कोई सजेशन तो दीजिए कि भाई किस तरह ठीक करना है, तभी तो जाके आगे बढ़ेगा। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर रहने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट अड़े हुए हैं, कहां अड़े हुए हैं? सुधींद्र भदौरिया के इंसिस्टेंस पर क्या कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं हो सकते हैं? और ये अलग सवाल है सुनील अलग जी, कि नए मूव ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं? ये नए मूव बहुत ऑब्वियस से नहीं थे, पहले नहीं सोचे जा सकते थे, ये सारे है डिबेट के पॉइंट्स। वैसे सुधींद्र भदौरिया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि सारा जो ऑपोजिशन अटैक है वो एक पर्सनल मोदी जी पर हो गया है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे लोगों की तकलीफों से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी स्वयं हर जगह, हर सभा में जाके विपक्ष पर तंज करते हैं। अमित शाह जी कहते हैं, और वो खुलेआम कहते हैं कि विपक्ष राष्ट्रद्रोही है। इनके वजह से पाकिस्तान में जब ये जीतेंगे बिहार में, तो वहां पर पटाखे बजाए जाएंगे। तो इनके मन में हम लोगों के बारे में ये राय है कि हम लोग राष्ट्रद्रोही हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अराजकता का माहौल हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी राष्ट्रद्रोही हैं? आज बड़गाम से लेके आसाम तक और आसाम से लेके मनीषा प्रियम जी, कई जगह बैंक के लूटे गए, मनीषा प्रियम जी लूटे गए, मनीषा प्रियम जी लूटे गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कभी विपक्ष को बुलाया इस पर चर्चा करने के लिए? वो तो खाली सभाओं में घोषणा करते हैं कि फलाने लोगों में ये कमी है। कोई सभी पूरा का पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष वो तो है राष्ट्रद्रोही। तो मनीषा प्रियम जी खड़े हैं, वो लोग सब ब्लैक मनी वाले हैं। और औरों को जोड़ने दीजिए प्लीज। सारे के सारे लोग जो लाइनों में खड़े हैं ब्लैक मनी वाले हैं। सारे दूध के धुले जो है केवल भारतीय जनता पार्टी है। मनीषा प्रियम प्रधानमंत्री जी है। जो मूल सवाल है आज के डिबेट का, मूल जो सवाल है आज के डिबेट का, मनीषा प्रियम जी, मूल सवाल आज के डिबेट का ये है कि क्या हमारे नेता सारी पार्टियों से जो इस वक्त आम आदमी पर गुजर रही है उससे कनेक्ट होने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं? क्योंकि वो एक दूसरे पर वार और पलटवार करने में लग गए हैं। इसलिए मेरा मेन सवाल ये था कि क्या 70 लोग मरे हैं, 50 मरे हैं, कितने मरे हैं? कोई मानने को तैयार है कि वो नोटबंदी की वजह से मरे हैं? उनको क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा? इस पर कोई चर्चा ठीक से कर ही नहीं रहा है। आज एक फैमिली गई है सुप्रीम कोर्ट, 50 करोड़ का मामला दर्ज किया है केंद्र सरकार पर, क्योंकि उनके जो एक परिजन थे वो मर गए। मैं इसका उत्तर क्या दूं? आपने खुद, आपके टीवी चैनल पे आपके पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपने जो उत्तर सुना और देश ने जो उत्तर सुना उससे स्पष्ट है। लेकिन मैं सिर्फ इतना निवेदन यहां करना चाहूंगी कि 8 नवंबर के बाद और अब तक मैं कई दूर, आज मैं अपनी बात नहीं बता रही, देहरादून जहां की कांग्रेस पार्टी का शासन अभी है और ऐसा लगता है कि भाजपा वहां जीत जाएगी, 9 बजे रात को पहाड़ियों में ठंड में औरतें कतार में, पैसा जो है लोगों से पूछो अगर, तो कहीं ये नहीं कहते कि मूव अच्छा है कि बुरा है। अब ये कहते हैं पैसा तो वो चीज है जो सहारनपुर से आवेगा, बड़ी दूर पहाड़ियों में चलेगा। तो एक इकोनॉमी जो कि एक मॉडर्न इकोनॉमी हो गई थी और पैसे से फैसिलिटेट होती थी, उसमें अब देखिए भारत में अर्थशास्त्र की किताब अब क्या लिखे जाएंगे। देहरादून की किताब कहेगी कि पैसा तो वो जो सहारनपुर से आवे हो है, जोधपुर
वहां मैं बात कर रही हूं, गन्ना का रस जो बेचता है वो कहता है मेरा अब नहीं चलता, बगल वाले की दुकान का चलता है। और उनसे पूछो अगर, तो वो कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ की जो सरकार है वो अभी इसका कुछ मियाद बचा है, इसलिए अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ही देख लीजिए कि ये कतारें क्या हैं। और गन्ने का जूस जो बचा है, ये गन्ना खा के मैं रात को सो जाता हूं। ये है जोधपुर शहर में एक गन्ना का रस बेचने वाले की कहानी। इसके अलावा आप अगर देख रही हैं कि आपके पैनल पर यह हिसाब है, तो मैं ये बताऊं कि सैकड़ों ऐसी बैंक की कतारें, पहली बार मुझे लगा कि मेरा बैंक वाला जो है वो अब थानेदार बन गया है। और पूरे देश में एक तरह से जो सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप है वो ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड है। जिस थानेदार के दर्द से कितनी कहानियां, कितने विरह के गीत लिखे गए, वो सारे के सारे बैंक कर्मचारी जो हैं वो अब चिन्हित करते हैं कि देखिए उसका बदल रहा होगा, ये महिला 2 बार आ गई, ये दिस इज कैंगरू कोर्ट, कैंगरू जस्टिस। हाउ डू यू नो दैट आई हैव कम ट्वाइस, आई हैव कम थ्राइस। और ये चिन्हित करना मैं आपसे निवेदन करती हूं कि सबसे ज्यादा कौन पीड़ित है? वह जिसकी आवाज भी नहीं निकल सकती, वो डरता है हमारे पावर से, हमारे आर्टिकुलेशन से। वो चुपचाप अपना नोट जो है अपने खुले पैसे और अपने खैनी के साथ अपने गांठ में डाल के और चुपचाप वहां से चला जाता है। पैसा अब एक ऐसी चीज हो गई है भारत में जो सहारनपुर से आएगी, कभी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों ने मुझे कहा, मैंने कहा तो आप बोलते क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमारी कमाई है, हम क्या इतने मूर्ख हैं कि अपने ही पैसे को हम फौजदारी का मुकदमा भी बना दें? तो लोगों पर थाना, लोगों पर फौजदारी, और आगे क्या होगा इस पर कोई स्पष्ट आस नहीं होना। अगर इन बातों पर राजनीतिक दल नहीं पहुंचेंगे तो ये तेरा नेता मेरा नेता, इसकी कहानी नहीं है। ये लोगों का सकल घरेलू उत्पाद है, याद रखिएगा। लोगों ने अपना मत देके सॉवरेन्स को संप्रभु बनाया। लोगों के सकल घरेलू उत्पाद से आपका राष्ट्रीय उत्पाद बना। कभी याद रखिएगा कि यही वो घर हैं जिन्होंने आपके लोकतंत्र में विश्वास किया। उनके विश्वास को मत तोड़िए। लोगों का मर जाना एक तरह से संप्रभु के साथ लोगों का जो वास्ता है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसकी नींव को खखोरता है और पॉलिटिकल मोरालिटी पे सबसे बड़ा चिन्ह लगाता है। उसका जवाब आप सोचिए आप कैसे दें। नहीं, और इसमें जिस तरह का डिस्कनेक्ट है मीरा सान्याल जी कि लोगों के साथ हो क्या रहा है और किस तरह का आर्गुमेंट राजनीतिक पार्टी लेकर आ रही है सामने, और उसमें मैं आपके पार्टी को भी प्रमुख रूप से जोड़ूंगी। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक तरह से अलग फ्रंट बनाए हुए हैं इस समय, जो विरोध कर रहे हैं सरकार की हर चीज का, जो वो कर रहे हैं इस वक्त। और अरविंद केजरीवाल जी आज कहते हैं कि आप नोट मत बदलिए, अपने पीएम को बदलें। क्या वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो वाकई आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त? तो तमन्ना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो कदम उठाया गया वो किस लिए उठाया गया? वो इसलिए उठाया गया था कि आप काला धन पर, आप भ्रष्टाचार पर, आप इन पर हमला करना चाहते थे। जो आपके काउंटरफीट नोट थे उन पर आप हमला करना चाहते थे। जो आप अपना डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते थे वो आप करना चाहते थे। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इनमें से कुछ भी हो रहा है? सब बच्चा बच्चा इस देश में जानता है कि जो काला धन है उसका सबसे बड़ा जुड़ाव राजनीति से है, इलेक्शन से है। आज मुझे एक खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री के पास एक प्रस्ताव रखा था कि जिस इलेक्शन में उनको ये नजर आए, उनको ये साबित हो कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, ब्राइबरी हुआ है, वो इलेक्शन जीता गया है ब्राइबरी की वजह से, वो उनको रद्द कर देने के लिए वो मांग कर रहे हैं। और लॉ मंत्री ने ये, हमारी सरकार ने ये कहा है कि वो नहीं कर सकते। जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि आप काला धन के पीछे जा रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति में 2G स्कैम हुआ था, 3G स्कैम हुआ था, स्विस बैंकों में पैसा काला धन रखा था। भाई साहब, आपके यहाँ 2.5 साल हो गए हैं आपका सरकार का, आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा नहीं है कि सब नहीं जानते कि पैसा कहां पर है, काला धन कहां पर है। नरेंद्र तनेजा से सवाल, सब जानते हैं। जी तनेजा जी बताइए। तनेजा साहब, आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया है? तमन्ना, देखिए, इनका आम आदमी के प्रवक्ता का जो प्रश्न है, पहली बात तो ये जब उनके नेता कहते हैं जस्ट ऑन एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मीरा सान्याल बैंकर हैं, उनको भी मालूम है कि अगर आप स्विट्जरलैंड जाए, कोई भी कंट्री जाएं और उनसे पैसा मांगे तो उनके लॉज
दे विल से कि आप नहीं ले सकते। तो आप ये प्लीज मत मिसलीड करिए। मोदी जी ने पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो G21 पे G7 पे रेस किया है, कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं रेस किया था। अगर आपको कालाधन मालूम भी है, प्लीज टेल एवरीबॉडी, कैन यू गेट इट आउट, कैन यू गेट इट आउट, तनेजा जी को जवाब बैंकर होके फैक्ट पे आर्ग्यू करते ना। सुनील अलग जी, जानना चाहिए। सुनील अलग जी, इस बात को पॉइंट पे फैक्ट पे आर्ग्यू करें, फैक्ट पे आर्ग्यू करें। नहीं, किसी ने नहीं दिया। तनेजा जी जवाब दे रहे हैं। तनेजा जी बिल्कुल फैक्ट्स पे ही मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ। तनेजा जी सबको मालूम है, 2 साल से प्राइम मिनिस्टर यही कोशिश कर रहा है। ओके, वो एक स्विस बैंक का पॉइंट है। ओके, तनेजा जी, अनुचित है कि सुनील अलग जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर तो हैं, पर बोलते हैं ये निष्पक्ष होकर। अबे चलो यार, तनेजा जी, तनेजा जी, तनेजा जी जवाब दे रहे हैं। तो मैं बोलूं कर लेते हैं यार। ओके, तनेजा जी जवाब दे रहे हैं। कोई भी सेंसिबल डिस्कशन आप नहीं करेंगे। जी जी सर। तमन्ना जी, भदौरिया जी को रिक्वेस्ट करता हूँ जरा नॉन स्टॉप ना बोलें, किसी और को भी चांस दे दें। देखिए, आम आदमी के प्रवक्ता जी ने जो सवाल किया, आपको दे दिया जाए। मैं नॉन स्टॉप नहीं, मैं तो अपना समय भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। ओके, देखिए, ओके, कम ऑन चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर अभी भी बातचीत करनी है। इसमें किसको कितना टाइम मिला उसमें वक्त जाया ना करें। जी तनेजा जी प्लीज, स्पेसिफिक पॉइंट है कि 2.5 साल में आपने क्या किया काला धन वापस लाने के लिए, ये आपसे सवाल पूछा है मीरा सान्याल। मुझे समय आम आदमी के प्रवक्ता जो ने सवाल किया, मैं यही कह रहा हूं, उनके नेता ने क्या कहा, नोट नहीं प्राइम मिनिस्टर बदलो। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस विषय में। उनका इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिसको जनता ने चुना वो किसी तरह हट जाए। तो ये एक तो ये स्पष्ट। दूसरी बात यह है कि वो उनकी प्रवक्ता बैंकर रही हैं, वो अच्छी तरीके से दिल में जानती हैं कि सच्चाई क्या है। सब पार्टी कहते थे काला धन के पीछे जाओ, अब हमने काला धन के खिलाफ मुहिम छोड़ा, अब ये इन्होंने पॉइंट बदल लिया, अब स्विट्जरलैंड पे पहुंच गई। इनको अच्छी तरह वहां के कानून पता है, मेरे से ज्यादा पता है, ये बैंक में रही हैं, लेकिन फिर भी ये शरारत भरे सवाल उठाए जाते हैं। काला धन देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। 2.5 साल हमारे पास बाकी है, आसमान में हो या पाताल में हो, स्विट्जरलैंड में हो या देश में हो, और किसी का भी वो काला धन भारतीय जनता पार्टी ये बढ़िया डायलॉग है तनेजा जी। लेकिन मीरा सान्याल का सवाल था कि आपने जो बड़े लोग हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया। मीरा सान्याल उस सवाल तनेजा जी के जवाब का मैं रिस्पॉन्स चाह रही हूँ आपसे। ऐसा क्या कर सकती थी सरकार? सीरियस नोट पे प्लीज सुधींद्र भदौरिया जी, प्लीज सर, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप क्यों बीच बीच में बोल रहे हैं? तनेजा जी बात कीजिए, तनेजा जी बात कीजिए। नहीं, आई अग्री, तनेजा जी जवाब नहीं दे रहे, तनेजा जी जवाब नहीं दे रहे। अच्छा रुक जाइए, इनके पेट में दर्द है, ये 500 और 1000 के नोट जिनके सर पेट में दर्द है कि नहीं, लेकिन आप ये सोचिए दर्शकों के कानों में दर्द हो जाएगा। संसद में बहस होने देते हैं, और जनता देख रही है। ओके, एक मिनट, तनेजा जी रुक जाइए, न संसद में तनेजा जी रुक जाइए। आई डोंट नो कि किसके पेट में दर्द है, लेकिन मेरे व्यूअर्स के कान में जरूर दर्द हो जाएगा अगर हम सब एक साथ बोलेंगे। सो प्लीज स्टूडियो में ओके, मीरा सान्याल आप इनको दवाई खिलाइए, सर में दर्द मत कराइए व्यूअर्स का प्लीज। मीरा सान्याल इनके अगर दर्द हो रहा है तनेजा जी को इनको दवाई दीजिए। नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट मुझे पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए मीरा सान्याल से। ऐसा क्या है जो मोदी सरकार कर सकती थी जो नहीं किया? आप आज कह रही हैं कि काले धन पर 2.5 साल में आपने क्या किया। सुनील अलग ने पॉइंट आउट किया कि स्विस बैंक के रूल्स ऐसा है कि आप जाकर उनके नाम जो है वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है जो उनको करना चाहिए था, नहीं क्या? स्पेसिफिक बताइए। ये मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ। अलग जी जो कह रहे हैं वो बहुत पुरानी बात थी, जब स्विस बैंक्स हैड वेरी सीक्रेटिव अकाउंट्स। एवरी बैंक इन द वर्ल्ड, अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स हैं वो बहुत बहुत सीरियसली आगे बढ़ी हैं। सुनील अलग जी भी जानते हैं कि स्विस बैंक्स हैव मेड नेम्स ऑफ people who have evaded taxes public to the United States. There is no difficulty in it. अगर आप specifically मांगे, एक लिस्ट था, HSBC का लिस्ट था जहां पर नाम लिखे गए थे, स्पेसिफिक नेम्स। आपने उन पर क्या जांच की थी? आपने SIT रखवाया है? SIT का क्या नतीजा हुआ है? आप जो दावा कर रहे थे कि हर भारतीय नागरिक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, वो कहाँ है वो 15 लाख? वो बताइए।
ओके, 15 लाख कहाँ है? पर आप जानती हैं अच्छी तरीके से, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दिस 15 लाख के पास लिस्ट है नामों की, आप जानती हैं अच्छी तरीके से। सर आपने ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे पता करेंगे? ओके, रामकृपाल सिंह, मीरा, लेट्स टॉक अबाउट, डोंट टॉक अबाउट अ पॉलिटिकल रिटोरिक नाउ। रामकृपाल सिंह, मैं बोलता हूँ एक सेकंड, जो मीरा के साथ लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन। जो देखिए, मीरा एंड आई आर हैविंग ए गुड डिस्कशन ऑन द रूल्स एंड लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दैट इज नॉट द डिस्कशन ऑन द शो। हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में सुनील अलग जी, नहीं सुनील अलग जी, एक मिनट, सुधींद्र भदौरिया। ऑल आई एम सेइंग इज, जो एक सेकेंड, वो 600 नाम जो आए हैं, एवरीबॉडी इज नॉट अ रॉन्ग पर्सन। सो व्हाट द सिट कमिटी इज डूइंग एंड स्विस गवर्नमेंट जो कह रही है, एक मिनट भाई साहब, भदौरिया जी आप पॉलिटिक्स में आप चले जाइएगा, हम पॉलिटिक्स में नहीं है। एक मिनट यार भदौरिया जी, जरा मुझे बात करने दीजिए। अरे क्या, चलिए यार, मैं कह रहा हूं मीरा सान्याल के साथ मेरी बात हो रही है, आप जरा एक मिनट सुन लीजिए, काफी मेहरबानी होगी। अच्छा, दे हैव सेड कि वी हैव टू फाइंड आउट हु इज एक्चुअली हु इज इवेडेड टैक्सेस। आप अज्यूम कर रहे हैं सारे जिसके पास बैंक अकाउंट है वो सारे चोर हैं, रॉन्ग। स्विस पीपल विल नॉट रिवील, नॉट ओनली स्विट्जरलैंड, नो कंट्री विल रिवील अनलेस यू हैव ए कन्विक्शन and you have proof. सुनील अलग जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन जो आज that individual has stolen money or evaded ये पहले भी था, स्विस सरकार ने, स्विस बैंक ने investigating it. By the way, from whatever information I have, वो investigate कर रहे हैं, lot of people have actually got white money outside. सुनील अलग जी, So how are you saying all 600 have to be brought in? No country in the world will give it. स्विस बैंक बहुत पहले से कह चुके हैं। I mean, if you can get everybody in. मीरा जी, आप चलिए मेरे साथ, सुनील अलग जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड डू इट फॉर देम। ओके, वन सेकंड, आप पार्टी बहुत आगे बढ़ जाएगी। प्लीज, बस हो गया, प्लीज, इनफ सर। रामकृपाल सिंह के लिए अगला सवाल सिर्फ रामकृपाल सिंह बोलेंगे, उसके पहले सिर्फ 2 पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ। एक तो स्विस बैंक बहुत पहले से कह रहे हैं। सुनील अलग जी, प्लीज स्टॉप सर, प्लीज स्टॉप सर, आप मुझे और उससे बात नहीं करने दे रहे। आई रिक्वेस्ट यू सुनील अलग जी, आई रिक्वेस्ट यू। स्विस बैंक बहुत पहले से कह रहे हैं कि फिशिंग एक्सपीडिशन मत कीजिए, हमें बताइए कि क्या प्रूफ चाहिए। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि आप मत मानिए कि जो भी वो 600 की लिस्ट में सारे वो ब्लैक पैसे वाले हैं। आज सरकार ने एक तरह से डीमोनेटाइजेशन के जरिए जो भी कैश रखता है उसकी ट्रीटमेंट और ब्लैक मनी वाले की ट्रीटमेंट एक समान कर दी है या नहीं? रामकृपाल सिंह, सेम ट्रीटमेंट, चाहे आपकी ऑनेस्ट कमाई हो, काले धन की कमाई हो, आपको उसी चक्के में पिसना है। ये है डिमोनेटाइजेशन का जो मूव है उसका बेसिक पैटर्न। अब उसमें ये कहना, जैसे बाबा रामदेव जी ने आज कहा कि जो भी इसके खिलाफ है, और हमने आपको साउंड बाइट सुनाई, वो मेरे हिसाब से देश के खिलाफ है। ये कहां तक सही है और इस पूरी बात को कहां ले जाता है? जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार और विपक्ष पार्टियां कहीं पर कटी हुई है ग्राउंड रियलिटी से, क्या इससे ये बात दर्शाता नहीं है? नहीं, आप बाबा रामदेव के सवाल का मुझसे जवाब चाह रही है या? हाँ, बाबा रामदेव शुरू में सवाल किया जी था। जी, आवी कट ऑफ, आप पॉलिटिशियंस कट ऑफ। देखिए, मैं तो आज की इस बहस में जो आपका मूल सवाल है उसको दिमाग में रख के आया हूं। आपका मूल सवाल ये था कि ये जो नेताओं और प्रवक्ताओं रोज आप जो बहस की एंकरिंग कर रही हैं, क्या वाकई ये लोग जनता के शुभचिंतक, उसके प्रति संवेदनशील होकर बात कर रहे हैं या इनका कोई मोटिव और है? ये आपका बेसिक सवाल था। मैं समझता हूं 35 मिनट की इस डिबेट से, और आप तो रोज ही देख रही हैं, आपको इसका जवाब ऑलरेडी मिल चुका होगा कि इसमें आपको 35 मिनट में जनता का दुख दर्द कितना झलका है बाकी लोगों के निगाहों में। देखिए तमन्ना जी, एक जिस पर किसी का नहीं जा रहा है, जिनके नाम बैंक खाता है, जिनका जनधन अकाउंट भी खुल गया है, उनके अलावा भी इस देश में असंगठित बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं। आप देख रही होंगी, तमाम आपके चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है, बंबई से, दिल्ली से वे लोग अपने गांव लौट रहे हैं। उनको पुराने करेंसी में पैसा दिया जा रहा है। जो बेचारे कहीं से लेकर के, किसी ने अपने गांव में कभी खाता खुला होगा, उसके पास यहाँ कुछ नहीं है। वो दर्द ऐसा है कि पूरी ट्रेन भर भर के जा रहे हैं। मैं आज तक नहीं देखा कि किसी पॉलिटिशियन ने इस मुद्दे को उठाया हो, या अगर उन तमाम लोगों को भी जो लोग ये कहते हैं कि कदम अच्छा था, निर्णय अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन गलत ढंग से हुआ है,
तो कम से कम ऐसे में मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी पार्टी जा करके ऐसे जो असंगठित मजदूर इस तरह के लोग हैं जिनकी आज पीड़ा हो रही है, जो कहीं से भी किसी तरह से बिना टिकट ट्रेनों में वापस जा रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई उनका एक कार्यकर्ता भी जाकर के उनके बीच में कोई मदद कर रहा हो, उनकी कुछ भी नहीं कर रहा हो। देखिए, आपके सवाल का मुख्य जवाब यह है, इतने दिनों से बहस चल रही है, सरकार जवाब नहीं, अब एक व्यक्ति पर आ गया है कि वो जवाब दे तो हो जाएगा। अरे भाई, कहीं किसी भी दुनिया में सरकार जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट में जिस नियम के तहत बहस शुरू हुई, उस नियम के तहत न होकर के किसी और नियम के तहत उस बहस को मोड़ा जाए। आप बहस आपने कर लिया, विपक्ष के लोग बोल लिए, भाई सत्ता पक्ष को बोलने दीजिए, उसके बाद आप कहिएगा कि हम प्रधानमंत्री, हम वित्त मंत्री से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन हर चीज को सुप्रीम कोर्ट में ही आप ले जाए कि नहीं मोदी जी से ही हम सुनेंगे और किसी से नहीं सुनेंगे। देखिए, मैं बीजेपी की बात भी उसकी बात भी कर रहा हूं। अगर आज आप कल के ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनशील हो सकते थे, 70 की फिगर छोड़ दीजिए, अगर 2 आदमी भी उस लाइन में कतार में खड़ा होकर के उसकी डेथ गई है, क्या शर्मिंदगी थी। कौन सा डिफेंसिव आप हो जाते अगर ये मान लेते कि वहां 2 मिनट वो 60 सेकंड 30 सेकंड उसके लिए भी खड़े हो जाते। देखिए, आम आदमी का दर्द न सत्ता पक्ष को है न विपक्ष को है। ईमानदारी की बात, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है और अभी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, गुजरात है। सारे लोगों का लक्ष्य ये है कि कौन इस डिबेट में कौन अपने वोट बैंक को एड्रेस कर लेता है, उसको कन्विंस कर लेता है कि इसकी बात में दम है। सारी लड़ाई नाटक सारा इस बात का चल रहा है। दूसरी बात, अभी ये हो रहा था कि विदेशों से मंगाने वाला, खैर बहुत सारे लोग विद्वान हैं, मैं तो न आर्थिक विषय का जानकार भी नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है सारी चीजों को। जो भी नाम आ रहे हैं वो खुद ये लोग बता भी नहीं सकते बाहर सरकार। नहीं, ये तो बात हुई विदेशों की, ये तो बात हुई विदेशों की, लेकिन आज इसमें रामकृपाल जी, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि आज हर पार्टी कह रही है कि देखो इनके पास भी काला धन है, उनके पास भी काला धन है, गोल्ड में है, एसेट में है, सबको सब पता है, तो इतना काला धन पैदा हुआ कैसे? इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। आपने बात की आने वाले चुनावों की, छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे इसी पर आएंगे कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, और इस राजनीतिक फायदे नुकसान में क्या आम लोगों के मुद्दे पीछे छूटे हैं। हम इस पर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। नोटबंदी के बाद 13 दिन हुए हैं और आम जनता को अभी भी तकलीफ हो रही है। कुछ जगहों में तकलीफ कम होने के रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन 70 जाने भी गई हैं। ये दावा है विपक्ष पार्टियों का। आज संसद में उन्होंने ये दावा किया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या नेता कटे हुए हैं आम आदमी की परेशानियों से? जयवीर शेरगिल जी, 3 बार राहुल गांधी जी गए हैं अलग अलग एटीएम पर, लोगों से बात की है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो क्या संसद में लाने में आप लोग नाकामयाब रहे हैं? क्योंकि आप इस उलझन में पड़े हैं कि कैसे इस पूरे मामले को नरेंद्र मोदी पर एक पर्सनल अटैक बनाया जाए। अब काफी देर बाद आई हैं मेरी तरफ, तो मैं 3 बातें स्पष्ट रख दूं। सबसे पहले तो श्रीमान अलग साहब जो कह रहे थे कि मोदी जी को कानून पता है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अपने सुझाव उनके मैनिफेस्टो के दौरान दिए गए थे, जब उन्होंने कहा बच्चे को पता है 80 लाख करोड़ रुपया कहां बचा है, मैं 100 दिन में वापस ले आऊंगा। अगर वो राजनीतिक बयान था तो वो राजनीतिक बयान के बिना पे उसकी फाउंडेशन पे सरकार आई थी, क्योंकि आप और मैं 15 लाख की वेट कर रहे थे, पहला। दूसरा, अब सरकार जो आपने सन्याल जी से प्रश्न पूछा, सरकार काले धन के लिए क्या कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं पैनामा पेपर में कितने नेताओं के खिलाफ FIR हुई है? क्योंकि नहीं हुई, इनका खुद का घर शीशे का है, रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक का नाम है विद कंपनी एड्रेस। तीसरा, अब आपने पूछा कि विपक्ष ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा। आनंद शर्मा जी ने पहले दिन डिबेट शुरू की, हमने प्रेसिडेंट के पास डेलीगेशन ले जाने से मना कर दिया। हमने कहा क्योंकि हम डिबेट जाते हैं। 4 सवाल पूछे, उसका उत्तर नहीं मिला। 4 थे ये, सबसे पहले किस आधार पे आए, दूसरा, इस देश में 2 लाख एटीएम है, केवल 21,000 एटीएम वित्त मंत्री ने खुद माना है जिन पे 2,000 के नोट निकल सकते हैं। तीसरा, इस देश में 4.8 करोड़
MSME हैं जो 11 करोड़ लोगों को नौकरियां देते हैं और 45% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं। रातों रात वो इंडस्ट्री बंद हो गई क्योंकि कैश पे चलती थी, उनकी भरपाई कैसे होगी। तीसरा हमने पूछा 10 लाख करोड़ कोऑपरेटिव बैंक हैं इस देश में, उनको बैंकिंग की सुविधा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो नोट बदल सकते हैं। चौथा हमने पूछा कि खरीफ की कटाई खत्म हो गई है, रबी की बिजाई शुरू होनी है, मंडी में कोई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं ले रहा, इन किसानों की भरपाई कौन करेगा? पांचवा हमने पूछा सवाल, और आखिरी सवाल के पांचवा आखिरी सिर्फ 5 सेकंड लूंगा, पूछा पूरे देश को आपने 4000 रुपए के लिए मोहताज करके कतार में लगा दिया, पर उन उद्योगपतियों के लोन माफ कर दिए 1200 करोड़ के, उनके लिए होम डिलीवरी और हम आम जनता के लिए कतार में लग के अपनी जानें गवाओ। क्या एनपीए, क्या बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, वो देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जनाब 1 करोड़ 24 लाख के एनपीए कैसे माफ हो गए आपके कार्यालय में, ये समझाइए इस देश को। और आज मैं एक नागरिक होने के पूछ रहा हूं, मुझे 4000 2000 के लिए मोहताज कर देते हैं और आप उद्योगपतियों के लोन माफ करते हैं। ये कहां का न्याय है, कहां का इंसाफ है? किसी का लोन माफ नहीं हुआ, ये क्लैरिफाई किया। मनीषा प्रियम आना चाहती है। कम समय बचा है। 1200 करोड़ की लिस्ट है मेरे पास मैडम, SBI की 1200 करोड़ की लिस्ट है, नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। राइट ऑफ हुआ है उसका मतलब होता है, राइट ऑफ हुआ है उसका मतलब होता है। मनीषा प्रियम आना चाहती है। मनीषा प्रियम, कांग्रेस का दुष्प्रचार। ओके तनेजा जी, आपकी बात सुन के मैं आपके पास आऊंगी फाइनल वर्ड के लिए। आई हैव लिमिटेड टाइम, सब प्लीज संक्षेप में बोले जी। मनीषा प्रियम जी, किसी जाति का दंगा हुआ रहता, किसी धर्म का दंगा हुआ रहता, तो अब तक मरे हुए लोगों के पास जो है वो राजनीतिक दल, चूंकि ये कैटेगरीज ये बात वो समझते हैं। यहां आप देख रही हैं कि सियासतबाजी जो है वो कहां चल रही है। मैं सबसे एक बात और भी कहना चाहूंगी कि ये जो पूरी थियरी, जो होम कुक्ड इकोनॉमिस्ट लोग, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, ये सारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की भाषा है। ये नीति अगर वर्ल्ड बैंक ने हम पे इम्पोज किया होता, अफ्रीका में जैसे इम्पोज किया गया, तो उसको एक पूरा लॉस्ट डेकेड फॉर डेवलपमेंट कहा गया। और मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि ये शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म है, कितनी जाने जाएंगी, कितनी तकलीफ को आप कहना चाहते हैं कि इतना नागरिक को सहना होगा? वो लॉन्ग टर्म का मियाद कब से है, किस दिन से शुरू होता है वो लॉन्ग टर्म? तो इस तरह से ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इतनी तकलीफ में जब देश हो, तो इस तरह की भाषा जो है उससे लोगों की जान, नागरिकता के जो अधिकार हैं, इन सब पर जो जायज चर्चा होनी चाहिए, वो जायज चर्चा के बजाय जो है वो आप केवल सियासतबाजी की। रामकृपाल जी संक्षेप में प्लीज। एक ऐसा नैरेटिव भी आ रहा है, अब पता नहीं कि सही है या नहीं, कि जो गांव देहात में गरीब लोग हैं वो इस दर्द के बाद भी खुश हैं क्योंकि उनको लगता है कि अमीरों को ज्यादा दर्द होगा। वैसा होगा या नहीं ये अलग कहानी है, लेकिन उनका परसेप्शन ये है। क्या इससे फायदा मिलेगा राजनीतिक तौर पर बीजेपी को? तमन्ना जी, ऐसा है कि अभी एक 13 दिन 12 दिन बीते हुए हैं, अभी भी इस देश का गरीब आदमी बहुत पहले से एक लंबी लंबी वो दुख दर्द सहने का आदी है। लेकिन ये तय है, अभी जैसे प्रियंका जी जो बात कह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये माना जाता कि ये ठीक है, फैसला लिया गया, अच्छा फैसला है, तो चलो इसको कम से कम किसी ने, देखिए 125 करोड़ की आबादी वाले देश में इस तरह का फैसला पहली बार हुआ है। स्वाभाविक है कि कई तरह की चीजें अनप्रेसिडेंटेड होंगी, होता। अगर एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती, कुछ सुझाव दिए जाते कि कैसे कैसे ये जो अचानक लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है इसको कैसे दूर किया जाए। कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि मेरे पैसा चला गया। देखिए लेबर को पैसा मिला है, लेकिन उसको दिक्कत आ रही है कि मीरा जी कंस्ट्रक्टिव डिबेट में आप जैसे लोग क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? मीरा सान्याल जी, जिनका एक्सपीरियंस भी है, आप इसमें पॉलिटिक्स